नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम घर पर। जहां पे कि आप उत्तर प्रदेश की इस सीरीज की आज जो है आप 8वीं क्लास पढ़ेंगे। और इस क्लास में हम आपको उत्तर प्रदेश के वन कि उत्तर प्रदेश में किस तरह के वन पाए जाते हैं और कुछ जो वन नीतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो लास्ट वन नीति है 2021 की जो रिपोर्ट आती है हमारे वन उत्तर प्रदेश में वनों को लेकर के कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वन हैं, कितने प्रतिशत किस जगह पे हैं, कहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, कहाँ पे कमी हुई है, इन सब चीज़ों को जानेंगे जो कि IFSR रिपोर्ट 2021 की है। इसके बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि सभी साथी इस परिवार से एग्जाम घर परिवार से जो भी साथी हमारे जुड़े हैं वो इस परिवार को और आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे उन बच्चों को, उन साथियों को जो उनके साथ में हैं, उनके सहपाठी हैं या जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और किसी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपका उत्तर प्रदेश विशेष आता है। ये क्लासेस उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि फाउंडेशन क्लासेस हैं जिसमें कि आपको बेसिक लेवल से जीरो से हीरो की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो सभी साथी सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है और क्लास को पूरा देखेंगे क्योंकि जो लास्ट में है हम आज आपको पढ़ाएंगे वन्यजीव विहार कौन पहला है, कौन कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, किस जिले में फैला हुआ है या उसकी स्थापना कब हुई थी। कहीं ना कहीं हाई लेवल में अगर आप जाएंगे तो आपसे पूछ लेता है कि फला वन्यजीव विहार या फिर पक्षी विहार जो है उसकी स्थापना कब हुई थी या इसका पुराना नाम क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट में देखेंगे। तो इसलिए आपको पूरी क्लास देखना बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि इस क्लास से बाहर वन्यजीव विहार, IFS रिपोर्ट और जो आपका जैसे टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, इनसे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा 4 से 5 चैप्टर एक तरीके से आपके हो जाते हैं। अगर इनसे अगर आप कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसी के साथ में शुरू करेंगे आज की क्लास को। देखेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सबको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में वन। क्या? उत्तर प्रदेश में वन। तो उत्तर प्रदेश में जो वन है वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश में वन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, दूसरा आपका उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और तीसरा आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। कैसे? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उत्तर प्रदेश में जो वन है कितने प्रकार के पाए जाते हैं? आपके 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इनको हम डिटेल में आगे आपको बताएंगे। तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो वन है उनके लिए कुछ नीतियां बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? कुछ नीतियां बनाई जाती हैं उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए भी नीतियां बनाई। जो IFSR रिपोर्ट जारी होती वो पूरे आपके देश के लिए होती है, उसी में आपका प्रदेश का भी डेटा होता है। IFSR रिपोर्ट को पहले तो हम भारत मतलब पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ेंगे क्योंकि हमारे लिए इंडिया भी महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश भी महत्वपूर्ण है। तो आपको दोनों से पढ़ना है तभी आप समझ पाएंगे पूरी तरह से। तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन नीति कब लागू हुई, कौन सी वन नीति चल रही है या उसके स्थान पर कुछ आया, तो इस बारे में पहले थोड़ा सा देखेंगे। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में प्रथम जो वन नीति थी, उत्तर प्रदेश भारत की प्रथम वन नीति 1952 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी आपकी भारत की प्रथम वन नीति? तो भारत की प्रथम वन नीति आपकी अपनाई गई थी कब? 1952 में। भारत की प्रथम वन नीति कब, अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि भारत की प्रथम वन नीति जो है 1900 कब आई थी, तो आपकी हो जाएगा 1952 में। दूसरा पॉइंट, 1988 में इसे संशोधित कर द्वितीय वन नीति अपनाई गई थी। जो
1952 वाली जो वन नीति आई थी वो 1952 से लेकर के 1988 तक चली। इसके बाद में क्या हुआ कि 1988 में इसको संशोधित कर दिया गया और द्वितीय वन नीति अपनाई। कौन सी वन नीति अपनाई गई? द्वितीय वन नीति अपनाई गई। तो 1988 में द्वितीय वन नीति आ गई, प्रथम वन नीति 1952 में आ गई। अब देखिए क्या होता है, इस समय के साथ में हमारी जरूरतें, हमारी जो करने की जो चीजें होती हैं उनमें बदलाव होता रहता है। जैसे अगर आप आज से 20 से 20 साल पीछे जाएंगे तो एंड्रॉयड फोन नहीं थे। क्या थे? एंड्रॉयड फोन नहीं थे। लेकिन आज क्या है कि एंड्रॉयड फोन की इतनी डिमांड बढ़ गई है समय के साथ में कि हमें क्या हुआ कि फोन्स को अपडेट करना पड़ा। और जिन भी कंपनियों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो कीपैड वाले ही चलाते रहे, वो क्या हुए? वो मिट गई। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल है नोकिया का। भले ही नोकिया अब अपने आप को एंड्रॉयड बनाने लगा है, विंडो फोन बनाने लगा है, लेकिन उस तरह से, जबकि आप सबको पता होगा कि नोकिया जो आता था वो कीपैड वाला सबसे पुराना फोन था, सबसे मजबूत फोन था, सब कुछ था, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया कि समय के साथ अपडेट नहीं किया, तो वो क्या चला गया पीछे। इसी तरह से जब हम कोई भी नीति बनाते हैं, मानिए 1952 में जब वन नीति बनी होगी तो पन बहुत सारे होंगे। धीरे धीरे जब हमारे देश में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि उस समय हम 1952 में क्या थे, स्वतंत्रता के जस्ट बाद का समय था, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी। अब जब हम आगे आगे हमने डेवलप किया, हमें अपने देश की जीडीपी बढ़ानी थी, तो हमने बहुत सी ऐसी जगह की कि वनों को काटना शुरू किया। उनसे जरूरी जो लकड़ी थी या जो और भी जो वनों से हमें चीजें प्राप्त होती हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया? वनों को नष्ट किया। अब 1952 में जो वन नीति बनी थी वो तो 1988 में काम नहीं करेगी। तो 1988 में क्या किया गया कि जो 52 वाली वन नीति थी उसको संशोधित कर दिया गया और उसमें कुछ ऐसे क्लास डाल दिए गए कि हाँ आप वन नहीं काट सकते हैं। अगर वहां पे कोई औद्योगिक कार्य है तो आपको यहाँ से अप्रूव कराना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि 1988 में जो वन नीति आई वो 1952 वाली वन नीति का क्या था? अपडेशन था। और उसको कौन सी वन नीति कहा गया? आपका द्वितीय वन नीति कहा गया। कौन सी वन नीति कहा गया? आपका द्वितीय वन नीति कहा गया। आपने जान लिया प्रथम वन नीति 1952, सेकंड वन नीति, दूसरी वन नीति 1988 भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब जो 1988 में जो वन नीति आई थी उसके बारे में देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1988 थी आपकी, इसके बारे में कुछ देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य, आपको उद्देश्य याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? उद्देश्य। इसका उद्देश्य था पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और बहाली के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना। किसको? पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना। ये जो आपकी लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बड़े स्तर के एग्जाम के लिए। जैसे आपका यूपीपीसीएस होगा, यूपी आरओआर होगा, सेंटेंस बेस्ड पूछ देगा कि 1988 की जो वन नीति थी उसके बारे में कौन कौन से कथन सत्य। अब पूछ लेगा कि इसमें पारिस्थितिक संतुलन और संरक्षण की बात की गई थी, पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना इसका एक उद्देश्य था। तो आपको इस तरह से प्रश्न आएंगे। दूसरा इसका पॉइंट है 1988 की राष्ट्रीय वन नीति को अब 2018 इससे 2018 में राष्ट्रीय वन नीति के मसौदे से बदल। अब जो ये 1988 वाली थी उसकी जगह पे क्या लाया गया है 2018 में? तो 2018 में 1988 वाली वन नीति की जगह पे 2018 क्या लाया गया? राष्ट्रीय वन नीति मसौदा। क्या लाया गया? राष्ट्रीय वन नीति मसौदा लाया गया, जो कि वर्तमान में लागू है। तो अगला पॉइंट है वन नीति 1988 के अनुसार देश का 33% भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वनाच्छादित होना चाहिए। अब जो 1988 की जो वन नीति आई थी इसमें एक सबसे मेन पॉइंट था, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि 1988 में जो वन नीति आई थी इसमें कहा गया था कि हमें अपने देश में जितनी भी क्षेत्रफल है उसमें से 1/3 क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? वनाच्छादित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वनाच्छादित होना चाहिए। तो हमारे आज भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कि 33% वनाच्छादन नहीं है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें कि 33% से ऊपर है। यहाँ तक कि 4 से 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहाँ पे कि 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 75% से अधिक वन पाए जाते हैं। जैसे आपका लक्षद्वीप हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इन जगह पे क्या है 75% से ज्यादा वन पाए जाते हैं। और जबकि जो आपके जैसे कर्नाटक हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इनमें क्या है? इनमें 33% से कम वन पाए जाते हैं।
तो इसमें याद रखेंगे कि जो 1988 की वन नीति थी उसको 2018 में क्या किया गया, राष्ट्रीय वन नीति मसौदा लाया गया, जिससे उसे क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है ये वाली लाइन, सबसे लास्ट पॉइंट, कि वन नीति 1988 के अनुसार देश का 33% भूभाग वनाच्छादित होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और क्या है इसके बारे में। तो इसके बारे में ये इतना है। अब हम देखेंगे क्या, आप अपनी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, क्या इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। अब ये जो रिपोर्ट आती है ये आपकी द्विवार्षिक होती है। कैसी होती है आपकी, द्विवार्षिक होती है, यानी कि 2 साल में एक बार आती है। द्विवार्षिक कैसी होती है, द्विवार्षिक होती है, द्विवार्षिक होती है। द्विवार्षिक होती है ये मतलब हर 2 साल में एक बार आती है। आपको 2019 में आई, 2021 में आई, 2023 में आई, लेकिन 2023 वाले में जो डेटा है वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, इसलिए हमें कौन सी पढ़नी है, 2021 की। जब 2023 वाली रिपोर्ट का डेटा आ जाएगा तो उसको पढ़ना पड़ेगा। इसको जारी कौन करता है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। कौन सा, केंद्रीय, आपको याद रखना, आपसे पूछ लेगा प्रश्न में एग्जामिनर कि जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ISFR रिपोर्ट जो 2021 है, वो जो सॉरी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, इसे कौन जारी करता है, कौन जारी करता है, तो आपको बताना है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है। जारी करता है इसका कौन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है ये आप हमको कमेंट में बताएंगे, और कुछ दिन बाद इलेक्शन के बाद क्या होगा, मंत्री जी चेंज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, या ये भी रह सकते हैं। ये जारी कहाँ से होती है, ये देहरादून से जारी होती है। कहाँ से जारी होती है, देहरादून से, देहरादून से जारी की जाती है। अगला पॉइंट है, यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। जो ये रिपोर्ट है इसमें क्या है, ये पता किया जाता है भारत में कि कितने वृक्ष हैं, वृक्षों से आवरण है, कितना आपका वन है भारत देश में। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जारी किया जाता है केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन द्वारा, लेकिन इसको प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है, आपका भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है इसको। ठीक है, तो इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है इस रिपोर्ट को। अगला पॉइंट है, इसमें पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन किया। जो 2021 में जब ये रिपोर्ट आई तो इसमें क्या हुआ, इसमें पहली बार क्या क्या चीजें शामिल की, आपका टाइगर रिजर्व शामिल किया गया, टाइगर रिजर्व कॉरिडोर शामिल किया गया, और जो गिर के जंगल है। अब गिर के जंगल कहाँ है, अगर आपसे पूछ लिए गिर के जंगल कहाँ है, तो यह है आपके कहाँ, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। याद रखें जो गिर के जंगल है ये कहाँ पे, आपके गुजरात में, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं। कौन रहता है, अगर पूछे कि जो गिरी फॉरेस्ट है उसमें कौन रहता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपको बताना है कि जो गिर फॉरेस्ट है उसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं। क्या, एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में 3 नई चीजों का आकलन किया, किसको, टाइगर रिजर्व, आपका टाइगर कॉरिडोर, और जो गिर के जंगल हैं जिसमें एशियाई शेर रहते हैं उनके वन आवरण का भी आकलन किया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश के पाक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। आप इसको पक्के भी कहते हैं या फिर पाक्के भी कहते हैं, पाक्के टाइगर रिजर्व, पक्के या फिर पाक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसमें एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम क्या है, पाक्के टाइगर रिजर्व, जिसमें कि लगभग 97% वन आवरण है। अब देखिए यहाँ से आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें कि 97% वन आवरण, ये आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। क्या, देखिए प्रश्न कैसे बनाता है एग्जामिनर, अब वो बना देगा प्रश्न कि पाक्के टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है कहाँ पे, अरुणाचल। अगला पॉइंट है, भारत का वन क्षेत्र अब
7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप अपनी जानकारी के लिए सिर्फ याद रखेंगे। यह देश के भौतिक क्षेत्र का 21.71%। ये चीज आपको बहुत याद रखनी है कि अगर ये पूछे कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का जो टोटल प्रतिशत है वो कितना है, तो वो है 21.71%। हमें चाहिए कितना? 33%। 1988 की बननीति के अनुसार कितना चाहिए? 33%। लेकिन जो 2021 की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि हमारे देश में सिर्फ 21.71% वनाच्छादन है। ठीक है, जो वर्ष 2019 में 21.67 से अधिक है। यानी कि जो 2019 में हमारे देश में वनाच्छादन था वो कितना था? 21.67%। और जो 2021 की रिपोर्ट आई है इसमें ये कितना हो गया है आपका? 21.71। आपको 19 वाला भी याद रखना है और 21 वाला भी याद रखना है। जब 23 वाला आ जाएगा तो हमें 21 और 23 याद रखना है, 19 को भूल जाना है। अगला पॉइंट है वनावरण में। इसमें वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना टॉप पे है, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है और उड़ीसा तीसरे नंबर। तो आपको ये याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वनावरण भारत देश में किस राज्य में वनावरण में सबसे अधिक तेजी आई है या सबसे ज्यादा प्रतिशत में बढ़ा है वन। तो आपका कौन सा है राज्य? आपका तेलंगाना, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश और तीसरा आपका ओडिशा। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट, वनावरण में सबसे अधिक कमी। क्या सबसे अधिक कमी कहाँ है? सबसे अधिक वृद्धि तो हुई आपकी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में, तो कमी कहाँ पे हुई है? तो पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं। वो पूर्वोत्तर के 5 राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ये 5 जो राज्य हैं पूर्वोत्तर, इनमें क्या है कि वनावरण में सर्वाधिक कमी पाई गई है। क्या पाया गया? सर्वाधिक कमी पाई गई है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अब अगर क्षेत्रफल की, वो तो प्रतिशत की क्षेत्र से देखा था, अब हम देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य जो है इसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद आपका कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आप अरुणाचल लिख लीजिएगा, बस कुछ गड़बड़ हो गया। अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ है और उसके बाद उड़ीसा और महाराष्ट्र है। फर्स्ट पे कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश है। दूसरे पे आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पे आपका छत्तीसगढ़ है। चौथे पे उड़ीसा है और पांचवे पे आपका महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य के पास है? आपका मध्य प्रदेश के पास। दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा और पांचवा आपका है महाराष्ट्र। ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य है जिसके पास सर्वाधिक वनाच्छादन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट, कुछ भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्य। अब ये तो हो गया आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से कि क्षेत्रफल में, अब इसमें है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत, प्रतिशत के रूप में अगर आप देखेंगे तो प्रतिशत कहाँ पे सबसे ज्यादा? मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर आपका मेघालय में है, फिर मणिपुर में है और उसके बाद आपका नागालैंड में। तो अगर सिर्फ क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा? टॉप पे मध्य प्रदेश। लेकिन जब प्रतिशत में बात करेगा तो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है आपका? मतलब इसके जो मिजोरम का जो भी क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत क्या है? वन है। किसका? मिजोरम। तो ये याद रखेंगे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है जानकारी के लिए। क्या शब्द वन क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट एरिया सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। जैसे हम बोलते हैं वनाच्छादन या वन आवरण और एक बोलते हैं वन क्षेत्र। तो जो वन क्षेत्र जो शब्द बोला प्रयोग किया जाता है, ये किसके लिए प्रयोग किया? सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है। मतलब कागजों पे जितना भी एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं? वन क्षेत्र कहते हैं। जबकि जो वन आवरण होता है वह शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको? पेड़ों की आपकी उपस्थिति को दर्शाता है कि जो क्षेत्रफल है उसमें उस क्षेत्रफल पे
जो पेड़ हैं उनकी स्थिति क्या है, यानी कि उनकी उपस्थिति कितनी है। जैसे मान लीजिए आपका 1 हेक्टेयर भूमि है, तो 1 हेक्टेयर भूमि में कहीं पे मान लीजिए 20 पेड़ लगे हैं, तो उनका वनाच्छादन कम होगा या वनावरण कम देखा जाएगा। वहीं 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 200 पेड़ लगे हैं, तो वहां वही क्या होगा, वही आपका क्या होगा, वनावरण अधिक माना जाएगा। तो इसलिए इसे भी याद रखेंगे कि वन क्षेत्र और वन आवरण किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी अगला पॉइंट है, मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अब एक जो वन होते हैं मैंग्रोव वन। कौन से वन होते हैं, मैंग्रोव वन। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, समुद्र में पाए जाते हैं। जो मैंग्रोव में या समुद्र के किनारे, थोड़ा सा किनारे और समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव वन में क्या हुआ है, 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है 2019 से 21 में। कितना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि मैंग्रोव में कितनी वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण अब 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया है, 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ के 4,992। इसका मतलब 2019 में कितना था, 4,917 घटाओ इसमें से कितना हो जाएगा आपका 85, सॉरी 75, कितना 49, 75 पहले था। ठीक है, अगला पॉइंट है, वर्ष 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान से प्रभावित होंगे। इस रिपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, वो बात क्या थी, 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जो है जलवायु परिवर्तन, इससे जलवायु परिवर्तन से और बढ़ते तापमान से, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ईयर बाय ईयर क्या है, हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। इस समय जैसे देखिए आप इतनी गर्मी पड़ रही है, अब आप नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे कि पिछले साल आप कहेंगे यार पिछले साल तो 46 डिग्री टेम्परेचर ही गया था, इस साल हो सकता है आपको 47 डिग्री मिल जाए मैक्सिमम टेम्परेचर, नेक्स्ट ईयर आपका क्या होगा 48 मिल सकता है। तो ये क्या है, ये तापमान जो बढ़ रहा है और जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो जलवायु में परिवर्तन और बढ़ते तापमान से क्या है, इस रिपोर्ट में एक आंकड़ा दिया गया है कि 2030 तक कितने 45 से 64% वन क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे इस रिपोर्ट में, आगे इस रिपोर्ट में है आपके उत्तर प्रदेश से के बारे में। आगे कहाँ कहाँ से, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 द्वारा जारी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष प्रतिशत 7.35% है। कितना, 7.35%। जो उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है वो जो पूरे देश, सॉरी पूरे देश का जो क्षेत्रफल है उसका टोटल कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, जितना पूरे देश में पाया जाता है उसका सिर्फ कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में, 7.35%। जबकि जो उत्तर प्रदेश का कुल वनाच्छादित क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 6.1%। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर प्रदेश में पाया जाने वाला जो 7.35% वन है ये पूरे देश के क्षेत्रफल का 7.35% है, लेकिन जो आपका 6.1% है ये उत्तर प्रदेश के एरिया का वनाच्छादन है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ऐसे याद रखेंगे, भारत बड़ा तो 7.35%, उत्तर प्रदेश छोटा तो 6. ऐसे भी याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वनावरण जो है वो 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। कितना, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब इन 17 में कुछ आपके राज्य हैं, स्टेट है, और कुछ आपके क्या है, यूटी है। तो इनमें क्या है कि जो वनाच्छादन है वो 33% से ज्यादा है। अभी 33% जो है वो आपको कब बताया गया था कि 1988 में आपकी कौन सी आई थी, द्वितीय वन नीति आई थी, तो उसमें जो है आपका क्या है, आप 33% से अधिक है। अब अगला पॉइंट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में। हमने अभी आपको पिछले पॉइंट में बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण कहाँ पे है, आपका मध्य प्रदेश में है। अब वही हमने अगर प्रतिशत से पूछे तो प्रतिशत से किसमें है सर्वाधिक, तो आपका है मिजोरम का, क्या है, मिजोरम हो जाएगा आपका। अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्या, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला क्या है, सोनभद्र।
आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंट भारत के परिप्रेक्ष्य में है, उतना ही आप उत्तर प्रदेश में भी है। न्यूनतम वनावरण वाला जिला क्या है? भदोही, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वनावरण वाला जिला सोनभद्र, न्यूनतम वाला भदोही। प्रदेश में सबसे अधिक वन भावर तथा तराई क्षेत्र में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं आपके? भावर तथा तराई क्षेत्र में मिलते हैं। क्यों? हमने आपको बताया कि भावर और तराई क्षेत्र में क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है कि जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा रहती है। इसलिए क्या है, वहां पे बड़े बड़े वन, बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं। तो क्या है, सबसे ज्यादा वन भावर और तराई क्षेत्र में मिलते हैं। प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन लखीमपुर खीरी में पाया जाता है। मतलब सघन का मतलब होता है घने। अगर ये बात करें कोई कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सघन वन यानी कि घने वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके पाए जाते हैं लखीमपुर खीरी में। तो आप याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत वाइज अगर देखेंगे तो मिजोरम राज्य में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम भदोही, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके भाबर तथा तराई क्षेत्र में। और सबसे अधिक अति सघन वन आपके कहाँ पाए जाते हैं? लखीमपुर खीरी में पाए जाते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में वनों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया। जैसा कि क्लास शुरू होने से के समय हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में जो वन है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और तीसरा आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो देखेंगे कि ये वन जो है कहाँ पाए जाते हैं और ये किस तरह से होते हैं। तो जो नम पर्णपाती वन है, पहले देखो, सबसे पहला तो हम यही देखेंगे, जो नम पर्णपाती वन है, क्या जो नम पर्णपाती वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? भावर तथा तराई क्षेत्र में। कहाँ पे? भावर तथा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं आपके? ये जो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? तराई और भावर क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब ऐसे याद रखें, नमी कहाँ होगी? जहाँ पानी ज्यादा होगा। तो भावर और तराई क्षेत्र में क्या होता है? पानी अधिक होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगी, भावर और तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं पेड़ वगैरह? तो वो होते हैं आपका बांस। सबसे ज्यादा क्या होता है? बांस होता है। भावर क्या होता है? बांस। बांस आपको यहाँ देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछे कि बांस किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, तो आपको बताना है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। बांस हो गया, बेंत हो गया। बेंत सबने देखा होगा, आपके दादाजी लोग पकड़ के चलते, बेंत हो गया। जामुन हो गया, क्या? जामुन। आंवला, महुआ, सेमल, ये आपके लिए सेमल बहुत महत्वपूर्ण है। सेमल, पेड़, पलाश। अब बताएंगे आप पलाश क्यों महत्वपूर्ण है? ये उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पुष्प है। पलाश हो गया आपका। और पलाश के बाद में आपका होगा गूलर। क्या? गूलर, इमली, आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो भाबर और तराई क्षेत्र में जो वन है, उसमें किस प्रकार के पेड़ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? आपका बांस हो गया, बेंत हो गया, जामुन हो गया, आंवला हो गया, महुआ, सेमल, बेर, पलाश, गूलर, इमली आदि। इस तरह के क्या है, वन पाए जाते हैं। अब देखेंगे जो शुष्क पर्णपाती वन है, इनके बारे में। जो शुष्क पर्णपाती वन है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं प्रदेश के पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में। कहाँ पे? जो गंगा यमुना का मैदान है, तो प्रदेश का जो पूर्व वाला मैदान है, पश्चिमी मैदान है, या फिर जो मध्य मैदान है, इसे या तो डायरेक्ट यही कह लेते हैं कि गंगा यमुना के प्लेन में। कहाँ पे? गंगा यमुना के प्लेन में पाए जाते हैं। गंगा यमुना के मैदान में। कहाँ? मैदान में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग भी आ जाता है,
पश्चिमी भाग भी आ जाता है और आपका मध्य का भाग भी आ जाता है। इसमें पेड़ कौन कौन से पाए जाते हैं मुख्यतः? तो इसमें आपका मिलेगा पीपल, पीपल, नीम, बेल, अंजीर, आपका हो जाएगा अमलतास, अमलतास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अमलतास आदि पाए। तो आपका जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो कहाँ पाए जाते हैं? गंगा यमुना के मैदान में पाए जाते हैं। पीपल, नीम, बेल, अंजीर, अमलतास आदि प्रकार के क्या है? पेड़ पाए जाते हैं। अगला है हमारा तीसरा, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। क्या? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये कहाँ पाए जाते हैं? अरे कांटे कहाँ है? जहाँ पानी की कमी होगी वहीं क्या होते हैं? कांटेदार वृक्षों का, कांटेदार वृक्ष उगते हैं। जहाँ पे क्या होता है? आपका पानी की कमी होती है। अब हमारे प्रदेश में पानी की कमी किस किस एरिया में है? दक्षिणी क्षेत्र में। कहाँ पे? दक्षिणी भाग में, प्रदेश के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। दक्षिणी भाग कहिए या फिर दक्षिण का पहाड़ी या पठारी भाग। क्या? पहाड़ी, पठारी भाग, पहाड़ी पठारी भाग। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा होती है वो पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? 70 to 75 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे क्या पाई जाती? कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। जैसे और कौन से पेड़ पाया जाता है? जैसे कत्था पाया जाता है। कत्था, क्या? कत्था, अकेशिया, अकेशिया, धमन, आपका और हो जाएगा यूफोरबिया। क्या? यूफोरबिया, यूफोरबिया आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके राज्य के दक्षिणी भाग में। और वो किस प्रकार के वन होते हैं? आपके उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन होते हैं। तो आपने देखा तीनों प्रकार के वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और इनमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका जो वन है, इनसे लेकर के एक दो पुरस्कार दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण है। वो एक दिया जाता है वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। क्या? वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। ये आपकी 2018 से चलाई जा रही है। 2018 से चलाई जा रही है। वृक्षारोपण तथा जीवों के संरक्षण हेतु। किसके लिए? वृक्षारोपण तथा आपका किससे? जीवों के संरक्षण हेतु चलाई जा रही है। किससे? 18 नहीं है, जो 2008 होगा, 2008 से चलाई जा रही है। यहाँ लिख देते हैं 2008 से चलाई जा रही है। तो याद रखेंगे जो वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना है उसका उद्देश्य क्या है? कि वृक्षारोपण तथा जीवों का संरक्षण। और ये कब से चलाई जा रही है? 2008 से। अगली है आपकी वीर अब्दुल हमीद वन। एक और है आपकी कौन सी? वह है आपकी वीर अब्दुल हमीद वन वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हमने आपको नहीं बताया है। तो आप ये याद रखेंगे। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार और पक्षी विहार। क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार और पक्षी विहार। क्या? वन्य जीव विहार और पक्षी विहार। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट है 1935 में देश का प्रथम वन्य जीव विहार। कौन सा? 1935 पहला जो प्रदेश का वन्य जीव, देश का प्रथम वन्य जीव विहार कब? तत्कालीन उत्तर प्रदेश, लेकिन वर्तमान उत्तराखंड में मोतीचूर वन्य जीव। कौन सा? मोतीचूर वन्य जीव विहार या
जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1935 में। लेकिन 1935 में क्या था, उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए ये तत्कालीन कहाँ पे था, उत्तर प्रदेश में राज्य में था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश से 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया, तो ये जो वन्यजीव विहार था ये कहाँ चला गया, आपका उत्तराखंड में चला गया। इसका जिसका वर्तमान नाम क्या है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। जबकि जब इसका स्थापित किया गया था इसको, तब इसका नाम क्या था, मोतीचूर वन्यजीव विहार। क्या नाम था, मोतीचूर वन्यजीव विहार। ये क्या था, देश का पहला वन्यजीव विहार था। तो याद रखेंगे। अगला पॉइंट, 1936 में एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, अब ये था आपका क्या, पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये एशिया का सबसे पहला था। क्या, ये एशिया का सबसे पहला था। भारत की तो आप बात बाद में करिए। तो ये किसका था, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या नाम जब था, तो इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। क्या, हेली नेशनल पार्क, हेली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका कि वर्तमान में नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश, 1936 में भी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था। तो क्या इसको, इसकी स्थापना जब हुई थी तभी कहा था, उत्तर प्रदेश में। लेकिन वर्तमान समय में कहाँ पे है, आपका उत्तराखंड में है। और वर्तमान में इसका नाम बदल कर रख दिया गया क्या, राजाजी नेशनल पार्क। क्या, राजाजी नेशनल पार्क। क्या, राजाजी नेशनल पार्क। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और उसका नाम क्या है आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान। यह है कहाँ, यह आपका लखीमपुर तथा पीलीभीत जिले में स्थित है। किसमें, लखीमपुर तथा पीलीभीत जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई थी। इसके रूप में की गई थी, दुधवा पशु विहार के। अब ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो दुधवा नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1968 में, क्योंकि ये भारत का, सॉरी उत्तर प्रदेश का मात्र एक नेशनल पार्क है, इसलिए इसका स्थापना वर्ष क्या हो जाता है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किंतु 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। अब इसे दर्जा प्रदान किया गया 1977 में, इसे क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। अगला पॉइंट है, 1957 में प्रदेश के प्रथम वन्यजीव विहार की स्थापना चंदौली, कहा, चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार के रूप में की गई। अब अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा था, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार कौन सा था, तो आपको क्या बताना है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। आपसे प्रश्न पूछे चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है, तो आपका बताना है चंदौली जनपद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1957। एक लाइन से आपके 3 प्रश्न, कितने, 3 प्रश्न। स्थापना 1957, कौन सा वन्यजीव विहार पहला, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, कहाँ, चंदौली। तो पहला और आखिरी क्या आपको याद रखना है, पहला पहला प्यार और पहली पहली चीज कभी भूलना नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब अगला पॉइंट है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। अभी आपने देखा कि राज्य का सबसे पहला वन्यजीव विहार, अब हमें देखना है राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव। तो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। कौन सा है आपका, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है आपका महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। कौन सा, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। सबसे पहला चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा हस्तिनापुर, सबसे छोटा महावीर स्वामी। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। आगे, देश का प्रथम पक्षी विहार। अभी आपने देखा वन्यजीव विहार, लेकिन अब हम देखेंगे पक्षी विहार। देश का प्रथम पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ये कहाँ स्थित है, आपका नवाबगंज उन्नाव में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, आपका नवाबगंज उन्नाव में स्थित है। अब जो देश का पहला है और उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो सीधी सी बात है वो कहाँ का भी पहला होगा, उत्तर प्रदेश का भी पहला। अगर इस प्रश्न को इस तरह से आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कहाँ स्थित है,
या कौन सा है? तो आपको क्या बताया, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज उन्नाव में। कहाँ पे है? नवाबगंज उन्नाव में। अगला पॉइंट, प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार। तो जो प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बेहोशी पक्षी विहार, पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे आपका? कन्नौज में। कहाँ पे है? कन्नौज में। और प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार। कौन सा? पटना पक्षी विहार। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, सबसे बड़ा आपका लाख बेहोशी, और सबसे छोटा आपका पटना पक्षी विहार। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे, और जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको पढ़ाएंगे क्या, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व, और उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार, और उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहारों के बारे में बताएंगे। नहीं तो फिर जो अगर ये चीज अभी आज आपको पढ़ाएंगे तो आज क्लास जो है आपकी काफी लंबी खींच जाएगी। इसलिए अगली क्लास में हम ये 3 पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, कितने हैं, और उनमें क्या क्या उनकी खासियत है, कब उनकी स्थापना हुई। दूसरा आप देखेंगे कि पक्षी विहार टोटल कितने हैं, और जितने भी हैं वो हम आपको सारे लिखवा देंगे। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आपको सभी लिखवा देंगे, 10 से 11 हैं आपके, तो आपको याद रखने हैं। और आपका उत्तर प्रदेश में वन्य जीव विहार। तो इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। सभी का धन्यवाद, राधे राधे। और सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और जिन्होंने भी अंत तक देखा है उनको विशेषकर धन्यवाद। और सब लोग वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि वो भी उनका लाभ ले सके। और अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।